हाँ, क्या हो अगर ये कहा जाए कि मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा यानी हार्डेस्ट पार्ट कोई हड्डी ही नहीं है, या फिर जन्म के समय एक इंसान के शरीर में लगभग 100 हड्डियां ज्यादा होती हैं। तो चलो अब अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं और इसके कोर फंक्शन को समझते हैं। इस स्लाइड में देखो, यहाँ एक 3D बोन कटे हुए दिखाया गया है। कट अवे यानी हड्डी के अंदर का दृश्य। हाँ बिल्कुल, हड्डी को बीच से कटा हुआ दिखाया गया है, जहाँ अंदर तुम्हें बोन मैरो और रक्त कणिकाएं यानी ब्लड सेल्स फ्लो करती हुई दिख रही हैं। वेट, ब्लड सेल्स हड्डी के अंदर? हम तो बचपन से यही पढ़ते आए हैं कि कंकाल सिर्फ शेप और सपोर्ट देता है और हार्ट, ब्रेन और लंग्स को सुरक्षित रखता है। वो तो करता ही है। लेकिन अगर हड्डियां बाहर से इतनी ठोस और सॉलिड होती हैं, तो अंदर से ये लिविंग फैक्ट्री कैसे हो सकती हैं? यही तो मैजिक है। बाहर का हिस्सा कठोर जरूर है, लेकिन अंदर का जो खोखला हिस्सा है, जिसे बोन मैरो कहते हैं, वहां रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। ये सच में एक लिविंग फैक्ट्री है। ओह, आई सी। और यहाँ स्लाइड में एक स्टोरेज बैंक वाला पॉइंट भी लिखा है। एग्जैक्टली और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं पूछने वाली थी। एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि कैल्शियम और फास्फोरस कहाँ स्टोर होते हैं। क्या यही उसका जवाब है? एकदम सही पकड़ा। हड्डियां ही कैल्शियम और फास्फोरस का स्टोरेज बैंक होती हैं। जब भी शरीर को जरूरत होती है, वो यहीं से मिलता है। क्या बात है। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, टाइप्स ऑफ स्केलेटन के बारे में। टाइप्स मतलब कंकाल भी अलग अलग तरह के होते हैं? हाँ, इस स्लाइड के 3D विजुअल को देखो। एक तरफ इंसान का एंडोस्केलेटन है, यानी अंदर का ढांचा। जैसे इंसान, कुत्ता या बिल्ली में होता है, राइट? बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक कछुए का 3D खोल और कुछ बाल और नाखून बने, जो कि एक्सोस्केलेटन यानी बाहरी ढांचा है। मछलियों के शल्क भी इसी में आते हैं। अच्छा, तो कछुए का जो हार्ड शेल है वो एक्सोस्केलेटन है। पर एक डाउट है। हाँ पूछो। क्या हम इंसानों में एक्सोस्केलेटन का कोई हिस्सा होता है? क्योंकि हमारा सारा ढांचा तो अंदर ही है। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और यहाँ तुम्हें येलो एग्जाम जी के फैक्ट भी दिख रहा होगा। हाँ, मैंने अभी वो येलो बॉक्स स्पॉट किया। तो ये याद रखना कि इंसान के बाल और नाखून एक्सोस्केलेटन का ही हिस्सा हैं। और एग्जाम के लिए ये रट लो कि ये केराटिन नाम के कठोर प्रोटीन से बने होते हैं। वेट, इनमें कैल्शियम नहीं होता? बिल्कुल नहीं, इनमें कैल्शियम नहीं होता। ये सिर्फ केराटिन प्रोटीन है। ओह, ये तो काफी ट्रिकी सवाल बन सकता है एग्जाम में। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां हड्डियों का मैथ्स समझाया गया। हड्डियों का मैथ्स मतलब वो 206 वाला नंबर? हाँ, लेकिन इस 3D फ्लो चार्ट को देखो। ये एक न्यूबॉर्न बेबी से शुरू होकर एडल्ट तक जाता है, और फिर उसे एक्सियल और अपेंडिकुलर में डिवाइड करता है। नवजात शिशु में 300 हड्डियां लिखी हैं और अडल्ट में 206। वेट, बचपन में 300 और बड़े होने पर 206 कैसे रह जाती हैं? बाकी की 94 हड्डियां कहाँ गईं? वो कहीं जाती नहीं है। इस प्रोसेस को ऑसिफिकेशन कहते हैं। ऑसिफिकेशन? हाँ, शुरुआत में हड्डियां काफी लचीली और कार्टिलेज युक्त होती हैं, पर जैसे जैसे कैल्शियम जमा होता है, ये छोटी हड्डियां आपस में जुड़कर एक हो जाती हैं। अच्छा, मतलब वो जुड़ जाती हैं, गायब नहीं होती। और यहाँ जो अक्सियल 80 और अपेंडिकुलर 126 का ब्रेकडाउन है, ये भी हाईलाइटेड है। हाँ, एग्जाम के लिए इस डिवीजन को याद रखना बहुत जरूरी है। मेन एक्सिस वाली हड्डियां 80 होती है और लिम्स यानी हाथ पैर वाली 126। सही है। ये फ्लो चार्ट देखकर तो दिमाग में एकदम क्लियर इमेज बन गई। तो चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, स्पेसिफिकली खोपड़ी यानी स्कल को डिकोड करने। अरे वाह, ये 3D ग्लोइंग स्कल तो काफी कूल लग रहा है। इसके अलग अलग पार्ट्स लाइट अप हो रहे हैं। हाँ, और देखो, स्कल में टोटल 29 बोन्स होती हैं। क्रेनियम में 8, फेस में 14 और कान में 6। कान में कौन सी 6 हड्डियां होती हैं? बाहर से तो कान में कोई हड्डी फील नहीं होती। वो अंदर होती हैं। इनके नाम है मेलियस, इनकस और स्टेपीज। दोनों कानों में 3-3। अच्छा, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। मैंने यहाँ बॉटम में एक हायोइड का अजूबा और एक जीके फैक्ट भी स्पॉट किया है। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेपीज शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और हायोइड पूरे शरीर की इकलौती हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी नहीं होती। वेट, सच में? किसी और हड्डी से टच ही नहीं होती? बिल्कुल नहीं। ये हवा में मतलब मांसपेशियों के बीच लटकी होती है और जीभ को सपोर्ट करती है। ये एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। वाह, ये तो लिटरली एक अजूबा है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां रिब्स और स्पाइन का स्ट्रक्चर है। यहाँ 3D में चमकते हुई रिब केज और स्पाइन दिख रही है।
ये काफी इंट्रिकेट है। हाँ, स्पाइन में 26 हड्डियां होती हैं और रिब्स में 24, यानी 12 जोड़ी। और इनके बीच की हड्डी को स्टर्नम कहते हैं। ये ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग रिब्स का क्या चक्कर है? देखो, 1 से 7 तक ट्रू रिब्स हैं, 8 से 10 फॉल्स और 11वीं 12वीं फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। पर ये फ्लोटिंग रिब्स आगे किसी चीज से क्यों नहीं जुड़ती? इनका काम क्या है फिर? यहाँ जो तुमने जी के फैक्ट वाला टेक्स्ट देखा है ना, हाँ। वही इसका जवाब है। अच्छा, वो डीप ब्रेथ वाला। हाँ, एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो लंग्स और डायफ्राम को फैलने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस कौन देता है? तो यही फ्लोटिंग रिब्स वो एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करती हैं। ओह, मतलब अगर ये जुड़ी होती तो हम ठीक से गहरी सांस नहीं ले पाते। नेचर का डिजाइन भी क्या कमाल है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां हाथ और पैरों यानी लिम्स की बात हो रही है। यहाँ स्लाइड पर बने 3D हाथ और पैर की हड्डियों में तो एक एक्सरे जैसा इफेक्ट आ रहा है। हाँ, ताकि अंदर का स्ट्रक्चर दिखे। आर्म्स में टोटल 60 हड्डियां होती हैं, 30 हर हाथ में, और लेग्स में भी 60 होती हैं। मतलब दोनों में बराबर। हाँ, हाथों में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और पैरों में फीमर, टिबिया, फिबुला। एक सवाल है, हम पैरों से तो सिर्फ चलते हैं, पर हमारे हाथ इतने फाइन मोटर स्किल्स कैसे कर लेते हैं? मतलब जैसे कीबोर्ड पर टाइप करना या सुई में धागा डालना। क्योंकि हाथों की कलाई और उंगलियों में 27 बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। इन्हीं की वजह से इतनी बारीकी से मूवमेंट हो पाती है। अच्छा, तभी। और मैंने यहाँ द ब्राइटेस्ट बोन वाला टैग भी स्पॉट किया वो है। टिबिया है। एग्जाम के लिए याद रखना, टिबिया शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है। चमकीली मतलब वो ग्लो करती है? ग्लो नहीं, पर ये स्किन के ठीक नीचे होती है और लाइट बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए इसे ब्राइटेस्ट बोन कहते हैं। ओके, समझ गई। चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं, गर्डल्स यानी जॉइंट्स के मेन कनेक्टर्स पर। यहाँ एक 3D टॉर्सो बना है जिसमें कंधे और कूल्हे के हिस्से गोल्डन कलर में ग्लो कर रहे हैं। एग्जैक्टली। कंधे वाले हिस्से को पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, जिसमें 4 हड्डियां होती हैं और ये हाथों को जोड़ती हैं। और वो नीचे वाला हिस्सा पेल्विक गर्डल है। हाँ, पेल्विक गर्डल में 2 हड्डियां होती हैं जो पैरों को जोड़ती हैं। पर एक डाउट है, दुनिया के ज्यादातर जानवर 4 पैरों पर चलते हैं, इंसान 2 पैरों पर इतनी आसानी से कैसे चल पाता है? यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला टेक्स्ट देखो। पेल्विक गर्डल अपर बॉडी का पूरा वजन संभालकर फीमर पे ट्रांसफर कर देता है। अच्छा, तो इसी वजह से हमारा बैलेंस बनता है। हाँ, और इसी से बाइपेडलिज्म यानी 2 पैरों पर चलना संभव होता है। एग्जाम में ये कीवर्ड बहुत काम आता है। बाइपेडलिज्म, नोटेड। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां इस कंस्ट्रक्शन के मटेरियल को समझाया गया है। यहाँ 2 3D ब्लॉक्स दिख रहे हैं। एक हार्ड और पोरस ब्लॉक है और दूसरा एकदम स्मूथ और स्क्विशी सा है। वो हार्ड ब्लॉक बोन है जो ऑस्टियोसाइट सेल से बना कठोर ढांचा है, और वो स्मूथ वाला कार्टिलेज है, यानी मुलायम ढांचा। जैसे नाक का सिरा या कान। बिल्कुल सही। एक चीज में एग्जाम में हमेशा कंफ्यूजन होता है, हड्डियों को मसल्स और दूसरी हड्डियों से जोड़ने वाले कंपोनेंट्स में। इसकी कोई ट्रिक है क्या याद रखने की? तुमने ये एग्जाम ट्रिक वाला बॉक्स स्पॉट नहीं किया क्या? अरे हाँ, L = लिंक और T = स्टफ। हाँ, L मतलब लिंक यानी लिगामेंट, जो बोन को बोन से लिंक करता है, और T मतलब टफ यानी टेंडन, जो मसल को बोन से जोड़ता है। वाओ, लिगामेंट फॉर लिंक और टेंडन फॉर टफ। ये तो कभी ना भूलने वाली ट्रिक है ना? चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, जहां मैकेनिक्स की तरह बॉडी के जॉइंट्स दिखाए गए हैं। अरे, यहाँ तो 3D मैकेनिकल एनालॉजीज हैं। एक जिपर है, एक कब्जा है, एक जॉयस्टिक है और एक घोड़े की काठी, सैडल जैसी चीज है। हाँ, ये 3 तरह के जॉइंट्स हैं। इमूवेबल जैसे खोपड़ी का जिपर लॉक, स्लाइटली मूवेबल जैसे हमारी स्पाइन, और फ्रीली मूवेबल यानी साइनोवियल जॉइंट्स। ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के बारे में एक डाउट था। इंसान पेन को इतनी मजबूती से कैसे पकड़ लेता है? कोई और जानवर तो ऐसे पेन नहीं पकड़ सकता। इसके लिए उस सैडल जॉइंट वाले पॉइंट को हाईलाइट करो जो तुमने अभी देखा। वो काठी वाला? हाँ, सैडल जॉइंट सिर्फ हमारे अंगूठे में होता है, इसी वजह से हम इतनी मजबूत पकड़ बना पाते हैं। इसके अलावा हिंज जॉइंट घुटने में होता है और पिवट जॉइंट गर्दन में। अंगूठे वाला फैक्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब इसी की वजह से हम फोन भी चला पाते हैं। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं, जहां बॉडी के इस सिस्टम की बीमारियां दी गई हैं। उफ़ो, ये 3D ग्राफिक देखकर ही दर्द हो रहा है। एक जॉइंट में लाल रंग का इन्फ्लेमेशन या सूजन है
और दूसरी तरफ एक खोखली सी बोन है जिसमें दरारें हैं। वो लाल सूजन वाला हिस्सा आर्थराइटिस यानी गठिया है, जो यूरिक एसिड जमा होने से होता है। और वो खोखली हड्डी? वो ऑस्टियोपोरोसिस है। जब कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डी की डेंसिटी कम हो जाती है। विटामिन डी की कमी को लेकर भी एक डाउट है। इसे एज के हिसाब से कैसे अलग करते हैं? यहाँ एज बेस्ड डिवीजन बॉक्स देखो। बच्चों में जब ये होता है तो उसे रिकेट्स कहते हैं। इसमें हड्डियां मुलायम होकर धनुष की तरह मुड़ जाती हैं, जिसे बोइंग कहते हैं। ओह, और एडल्ट्स में? वयस्कों में इसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसमें हड्डियां खोखली और कमजोर हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। मतलब बीमारी का बेसिक कारण एक ही है, पर उम्र के हिसाब से नाम और इफेक्ट बदल जाता है। एकदम सही। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं, जहां बिल्कुल डायरेक्ट और मोस्ट रिपीटेड बुलेट पॉइंट्स हैं। ये स्लाइड तो किसी अवार्ड शो जैसी लग रही है। एक 3D गोल्डन ट्रॉफी है जिसके चारों तरफ अलग अलग एग्जाम फैक्ट्स ग्लो कर रहे हैं। हाँ, ये वन लाइनर्स हैं। सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे मजबूत मैंडिबल, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, और प्रोटीन ओसीन। बोन किसे कहते हैं और क्यों? मैंने कहीं पढ़ा था। वो क्लेविकल यानी कॉलरबोन होती है। ये इकलौती हॉरिजॉन्टल लंबी हड्डी है जिस पर फैट नहीं होता, इसलिए ये स्किन के बाहर से ही प्रोमिनेंट दिखती है। ओके, ब्यूटी बोन मतलब क्लेविकल। मैंने यहाँ सबसे प्रोमिनेंट रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स स्पॉट किया। ये क्या है? ये एग्जाम के लिए सबसे बड़ा अलर्ट है। सबसे कठोर तत्व यानी हार्डेस्ट सब्सटेंस एनामल है, जो दांत की बाहरी परत है। एनामल? लेकिन क्या वो हड्डी नहीं है? नहीं, यही तो ट्विस्ट है। एनामल हड्डी नहीं है, इसमें जीवित कोशिकाएं या लिविंग सेल्स नहीं होती हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। बाप रे, मैं तो हमेशा से दांतों को ही हड्डी का पार्ट मानती थी। तो गेम चेंजर फैक्ट है। बिल्कुल। तो इस तरह स्लाइड बाय स्लाइड डीप डाइव करने से एनटीपीसी, ग्रुप डी या एएलपी के क्वेश्चंस दिमाग में छप जाते हैं। सच में ये 3D विजुअलाइजेशन वाला तरीका रटने से 100 गुना बेहतर है। मुझे लगता है हमारे सभी लिसनर्स को भी ये कॉन्सेप्ट अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मुझे भी